आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हकीकत ये है। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका। हकीकत यह है कि आज के अंक में सामीन आप खूबी वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम में हम भारत पाक ताल्लुकात पर चर्चा करते हैं। आज इसमें शरीक गुफ्तगू हैं वरिष्ठ पत्रकार मनु श्रीवात्स और विनोद कुमार। बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं मनु श्रीवात्स। नमस्कार, आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी हैं और एक बार फिर हम दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों के साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, इस पूरे बरे सगीर में जो हालात बन रहे हैं, ताज़ा हालात बन रहे हैं, को लेके बातचीत शुरू करें। और मैं विनोद जी आपका ध्यान चाहूँगा कि पाकिस्तान जल्द ही में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगले महीने पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं और ये इंतखाबात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो इसलिए भी कि एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट पिछले इलेक्शन में हुई थी कि क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को बहुत बड़ी जीत मिली थी और ऐसा लगने लगा था कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, मुस्लिम लीग है और कुछ अन्य पार्टियां हैं, उनके बीच में एक नई उम्मीद की किरण पाकिस्तान के लोगों को दिखाई दी थी इमरान खान के रूप में। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इमरान खान बहुत जल्दी उन तवक्कुआत से नीचे उतर गए जो पाकिस्तान की जनता ने उनको लेके अपनाई हुई थी। खास करके उनके ऊपर जो एलिगेशन लगे, जो वहाँ की मिलिट्री के साथ उनका टकराव हुआ, वो अपने आप में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नई चीज़ थी। आप क्या समझते हैं विनोद जी कि जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं वो किस ओर रुख करेंगे? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान खुद शायद ही इसमें शामिल हो पाए, क्योंकि उनके जो पेपर्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन द्वारा। मनु जी धन्यवाद। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन इसलिए भी भारत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है। हमारे ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि दोस्त दुश्मन बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। और मैं तवक्को करता हूँ, हालांकि की नहीं जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक को भी इस चीज़ का एहसास है कि एक ही दिन हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए थे। भारत कहाँ स्टैंड करता है और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। और इस सब के लिए हम जानते हैं मनु जी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करती है और शायद यही कारण है। 2024 नया साल है और फेब में इलेक्शन होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार वहां पर बने जो लोगों की चुनी हुई हो, जिस पर आईएसआई का प्रभाव ना हो, जिस पर आर्मी का कोई परछाई ना हो और वो स्वतंत्र रूप से काम करे। ऐसी कल्पना हम तो करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वहां की आवाम क्या सोचती हो। लेकिन ये उम्मीद हमें बहुत है कि वहां पर अगर अच्छी डेमोक्रेटिक सेटअप वाली गवर्नमेंट आती है तो दोनों मुल्कों के बीच में जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं उनमें सुधार हो सकता है। जो ड्रेल्ड हुए रिश्ते हैं उनको दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। जी बिल्कुल विनोद जी, ये हिंदुस्तान की तो हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत फले फूले। टाइम टू टाइम हिंदुस्तान ने इसके लिए अपनी जो एक अच्छे हमसाया की कोशिश होती है वो की भी है। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से वहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं हुए और हर साल 2 साल बाद 5 साल बाद कोई ना कोई वहाँ पे उथल पुथल रही है और मिलिट्री शासक वहाँ पे काबिज हुए हैं। ये अपने आप में एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की जनता की कि वहाँ पे कभी भी डेमोक्रेसी उस ढंग से मजबूत नहीं हो पाई जैसी भारत में है। एक तरफ या हिंदुस्तान में हर 5 साल बाद बड़े ही अमन और अमान से इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन के दिनों में जितनी भी कड़वाहट क्यों ना हो तो एक बड़े ही तरीके से सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई पार्टी है वो हारती है तो दूसरी जो अपोजिशन में पार्टी है वो काबिज हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। जब कभी भी इलेक्शन हुए बहुत सारे लोगों को जाने गंवानी पड़ी। अभी हम पिछली इलेक्शन की ही बात करें, जिस ढंग से वहाँ पे वायलेंस हुई उसमें 200-300 के करीब बेकसूर लोग मारे गए, कई बम विस्फोट हुए। लेकिन इन सब से पाकिस्तान ने आज तक सबक नहीं सीखा और वहाँ में पे जो लोग रूल करते हैं, हम तो ये कहेंगे कि वहाँ पे सबसे बड़ी जो मजबूत इदारा है वो आर्मी है।
तो आर्मी ने कभी भी नहीं चाहा कि वहां पे एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत हो। लेकिन इस बार इलेक्शन इसलिए दिलचस्प नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछली बार आर्मी की मदद से ही, फौज की मदद से ही वहां पे इमरान खान काबिज हुए थे और उनकी पार्टी सत्ता में आई थी। देखना होगा कि इस बार क्या हालात बनते हैं। पाकिस्तान जन की नेशनल असेंबली के 336 सीटों के लिए इलेक्शन 8 फरवरी को होने हैं। उसके लिए 169 सीटों में जो जीत पाएगा उसे मेजॉरिटी मिलेगी और वो सत्ता में काबिज होगा। जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बहुत ही अहम फैसला दिया है उसका भी असर रहेगा। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगी हुई थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनको हटा दिया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें। तो जी, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान आज उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि यहाँ पे बहुत शिद्दत से इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है कि डेमोक्रेसी मजबूत हो और हर 5 साल बाद टाइम पे इलेक्शंस हो और जो पाकिस्तान की आम जनता है, गरीब जनता है, उसे अपनी मनपसंद सरकार मिले? बिल्कुल मनोज जी, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं, ये पड़ोसी मुल्क भारत के लिए भी अच्छा है और उनकी अपनी तकदीर बदल जाएगी। अगर एक डेमोक्रेटिक चुनी हुई लोकतांत्रिक हुकूमत आती है और वो ना आईएसआई के दबाव में आकर के काम करती है, ना सेना के दबाव में आकर के काम करती है, तो कहीं ना कहीं उन्नति जरूर होगी। अभी मैं थोड़ा सा इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में मनोज जी आपको बता दूं, अपने श्रोताओं को बता दूं कि जीडीपी की इंडिया की ग्रोथ जो है 7.20 है और आप पाकिस्तान की आंकलन कल्पना नहीं कर सकते कि 0.29 जीडीपी ग्रोथ। और अगर हम बात करें इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई दर कहते हैं, भारत में महंगाई दर 4.7 यानी 4.7% है और पाकिस्तान के महंगाई दर आप देखिए 36.4%। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्थिक तौर पर पाकिस्तान कितना कमजोर है। चाहे किसी भी प्रभाव में हुकूमतें चलती हूं, लेकिन कोई भी हुकूमत चलाने वाला ये कतई नहीं चाहता है कि उसके देश की आर्थिक स्थिति जो है नाजुक होती जाए। और इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा नाजुक हो चुकी है कि अब पाकिस्तान के मतदाताओं को ये सोचना होगा कि किसी के प्रभाव में ना आकर के अच्छे नुमाइंदों को चुने ताकि वो अपनी पार्लियामेंट में जाकर के देश की अर्थव्यवस्था पर गौर करे, देश की आंतरिक सुरक्षा पर गौर करे और जो पड़ोसी मुल्क है, भारत जैसे पड़ोसी मुल्क के साथ, हिंदुस्तान के साथ अपने दोस्ताना रिश्ते बनाए और वह सीखे कि एक साथ हम आज़ाद हुए थे, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, भारत कहाँ स्टैंड करता है। भारत को द बॉस, भारत के प्रधानमंत्री को द बॉस कह करके पुकारा जाता है और पाकिस्तान के मंत्रियों को पूरी तरह से फ्रिस्किंग करके के एयरपोर्ट के अंदर घुसाया जाता है। तो उनको ये आंकलन करना चाहिए कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और एक साथ भारत भी हमारे साथ आज़ाद हुआ, भारत कितनी तामीर और तरक्की कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतदाता ही अगर अच्छे नुमाइंदों को चुनकर के पार्लियामेंट में भेजता है तो अच्छे कानून बना सकते हैं जिस पर आईएसआई और आर्मी का प्रभाव ना। बिल्कुल ठीक आपने इशारा किया। जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है वो सच में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो भी शासक रहे हों उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान के खजाने को कैसे लूटा जाए और उसी का आज हम असर देख रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम रहा है कि उसे कहीं से कुछ मदद मिल जाए। IMF हाथ खड़े कर चुका है। कई मुस्लिम कंट्रीज जिसमें सऊदी अरबिया और बाकी जो मजबूत जिनकी इकोनॉमी है उनको भी पाकिस्तान ने पिछले दिनों अप्रोच किया था फॉर फाइनेंशियल हेल्प, लेकिन उसके बावजूद वैसी कोई मदद उन्हें नहीं मिल पाई क्योंकि सब पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं उनसे चिंतित हैं, उनसे दुखी हैं। सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान में देखने में आ रही है, जिस रंग से पाकिस्तान ने हमसायों के साथ अपने रिश्ते बिगाड़े हैं, हिंदुस्तान के साथ तो बड़ी देर से रिश्ते खराब किए हुए हैं, लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा होगा अफगानिस्तान जैसे मुल्क के साथ भी उनके रिश्ते खराब हुए हैं। अफगानिस्तान ने बड़े सख्त स्टेप उठाए। अफगानिस्तान की जो तालिबानी सरकार है उसने पिछले दिनों पाकिस्तान के ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। अपनी जो बॉर्डर, ओपन बॉर्डर था, उसे भी काफी हद तक सील कर दिया है। इसी तरह से हम देखते हैं ईरान, हालांकि वो भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ईरान के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते बहुत बिगड़ चुके हैं और ईरान ने अपने जो बॉर्डर्स हैं वो काफ़ी हद तक बंद कर दिए हैं और पाकिस्तान को किसी भी तरह की कोई मदद देने को तैयार नहीं है। ये सब बताता है कि ये पाकिस्तान एक फेलियर स्टेट साबित हो रही है, क्योंकि अगर हम फॉरेन की पॉलिसी की तरफ नजर दौड़ाएं तो वहाँ उनका लगातार फेलियर साबित हो रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो वहाँ फेलियर साबित हो रहा है। और इसके पीछे जो मैं समझता हूँ विनोद जी कि सबसे बड़ा जो कारण है, जो सबसे बड़ी वजह रही है, वो ये रही है कि पाकिस्तान ने जो अपने यहाँ अपने अंदरूनी जमीन पर जिस तरह से कारखाना बो दिया था आतंकवाद का, दहशतगर्दी का,
था, उससे दुनिया ने आहिस्ता 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 पाकिस्तान से किनारा किया है। आज भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे दहशतगर्द खुलेआम घूम रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। कई तंजीमें ऐसी हैं दहशतगर्दों की जो खुलेआम वहां पर ट्रेनिंग दे रही हैं, खुलेआम लोगों को भड़का रही हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए अमेरिका, सऊदी अरबिया और बाकी जो मुल्क हैं जो पाकिस्तान की मदद किसी जमाने में किया करते थे, आज अपने हाथ पीछे खींच चुके हैं। आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहूंगा कि जब तक पाकिस्तान अपने इन कमियों की तरफ ध्यान नहीं देगा, जो सबसे बड़ी कमी उसकी है कि उसने दहशतगर्दी के ऊपर कोई लगाम नहीं कसी है, तब तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी फल फूल पाएगी और ना ही उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो पाएगी। बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा, लेकिन एक चिंता का विषय जरूर है कि नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो रहनुमाई कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी का भी सपोर्ट है और चाइना के भी वो चहेते हैं। बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो कहीं ना कहीं इस पर विश्वास करते हैं कि हिंदुस्तान के साथ बेहतर रिश्ते हो, लेकिन जब वो बनवाए जाएंगे आर्मी की सपोर्ट से और चाइना समर्थन करेगा, क्या वो अपने स्टैंड पर कायम रह पाएंगे? ये थोड़ा सा चिंता का विषय। लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगर नया रजीम आता है, नवाज शरीफ के अधीन आता है नया रजीम, तो कहीं ना कहीं नवाज शरीफ चाहें कि वो भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाएं। जो खटास पड़ी हुई है आतंकवाद के कारण, क्योंकि भारत ने पूरा स्टैंड लिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करता, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। और अगर नवाज शरीफ दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे, और उसके ठीक है बाद में क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन नवाज शरीफ को चाहिए, अगर उनको अवसर मिलता है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पीटीआई जो है इमरान खान की पार्टी, इमरान खान खुद इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, अब तक तो यही सिनेरियो बना हुआ है। अगर नवाज शरीफ आते हैं, जिस तरह के हालात वहां पे बने हुए हैं, आर्मी का समर्थन भी है, चाइना का समर्थन भी है, तो मुझे लगता है कि कोई नवाज शरीफ को चाहिए कोई विवेकपूर्ण एक निर्णय लेते हुए भारत के साथ दोस्ताना रिश्तों की पेशरफ्ती करें। क्यों नहीं? बिल्कुल, वो आपका कहना ठीक है और उम्मीद, हमें तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो नए रूलर होंगे कि वो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। और लेकिन वो तभी हो पाएगा विनोद जी, जब तक दहशतगर्दी पे लगाम नहीं कसते। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि जिस ढंग से पुंछ, राजौरी जिलों में कुछ दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, कश्मीर में भी बीच बीच में कुछ वारदातें सामने आई हैं। उन्हें देखते हुए साफ लगता है कि पाकिस्तान के अंदर से आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ के हालात खराब करने पे तुले हुए हैं। इन सब को देखते हुए मेरा जो मानना है कि जब तक पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो दहशतगर्दों के ऊपर लगाम नहीं कसते, तंजीमों पे लगाम नहीं कसते जो खुलेआम वहाँ पे घूम रही हैं और आज भी कश्मीर को लेके आम लोगों में भड़काने की कोशिश करती हैं, तब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते साजगार नहीं हो सकते। देखिए मनोज, सिर्फ पाकिस्तान और भारत के रिश्तों की बात नहीं है। अगर ये आतंकवाद पर कठोर कार्रवाई करते हैं, यानी मन बना लेते हैं कि अपने यहाँ जो संचालन हो रहा है आतंकवाद की फैक्ट्री का, उस आतंकवाद की फैक्ट्री को ताला लगाना है, तो भारत के साथ तो बेहतर रिश्ते होंगे ही होंगे। इनकी अर्थव्यवस्था में भी सुधार है। फिर जैसे आप कह रहे हैं बाकी मुमालिक जो इनसे इस बात को लेकर के खफा है कि ये पाकिस्तान जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है, उन मुल्कों की भी नजदीकियां पाकिस्तान के साथ बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कोई विवेकशील गवर्नमेंट होगी, सोची समझदार गवर्नमेंट होगी, तो सबसे पहले यही करेगी कि दहशतगर्दी की जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को बंद करेगी और इसका एक मैसेज विश्व में देगी, वर्ल्ड में इसका मैसेज देगी कि हमने आतंकवाद से किनारा कर लिया है, आतंकवाद के लिए पाकिस्तान में रत्ती भर जगह नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान का सम्मान भी बढ़ेगा, पाकिस्तान का सम्मान बढ़ेगा और पाकिस्तान से भारत के रिश्तों में भी जो खटास है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। और जब भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों में खटास कम होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का बोलबाला होगा और पाकिस्तान का एक मैसेज जाएगा कि ये आतंकवाद मुक्त हो गया है या आतंकवाद के खिलाफ इसने जंग छेड़ दी है, तो इसको आर्थिक, पाकिस्तान को आर्थिक सहायता भी मिलेगी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी इनको समर्थन मिलेगा और जो बाकी मुमालिक हैं, जो बड़े मुल्क हैं, आर्थिक तौर पर मदद करते रहते हैं, वो भी इनकी सपोर्ट करेंगे। और मुझे लगता है एक अच्छी सोच लेकर के चले और अच्छी हुकूमत आए और इन सब पहलुओं पर वो
विस्तार से चर्चा करें। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम रही है। एक अच्छे हमसाया होने के नाते हमारा कोशिश रही है कि हम इस उम्मीद को कायम रखें और कोशिश करते रहे हैं कि पाकिस्तान सही रास्ते पे चले और उन सब चीज़ों से बाज आए जो आज तक वो करता रहा है। जिस ढंग से उसने हमारे यहाँ के हालात ख़राब किए, हमारे यहाँ हस्तक्षेप करने की कोशिश की और एक बंदूक का कल्चर लाने की कोशिश की, पाकिस्तान से बावजूद तमाम नाराज़गियों के हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सही रास्ते पर चले। लेकिन जैसा कि अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है हिंदुस्तान का, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। पाकिस्तान ने हर बार पीठ पे छुरा घूमा है, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लाहौर का दौरा हो, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाहौर का दौरा हो। इन सब चीज़ों को करने के बावजूद पाकिस्तान ने उस ढंग से अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसकी सबसे बड़ी वजह साफ है कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक पावर सेंटर नहीं है। वहाँ आर्मी का अपना एक रोल है कि जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसका अपना एक रोल है और वो हमेशा इंटरफेयर करती रही है पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें, और खास करके हिंदुस्तान के साथ जो रिश्तों को लेके आर्मी और ISI का रोल बड़ा ही नेगेटिव रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाला जो टाइम है उसमें पाकिस्तान की जो नई सरकार बनने जा रही है वो इस जो इंटरफेरेंस को बर्दाश्त ना करे, क्योंकि दुनिया बदल रही है। आज कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क नहीं है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करे या उसे पसंद करे। बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं कि कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने बड़े सख्त रवैया अपना रखा है दहशतगर्दी के खिलाफ। वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि कोई हल्का सा भी इंसिडेंट हो जाए और उसे वो टॉलरेट करे। पाकिस्तान को इन सब चीजों से सबक लेना चाहिए, उसी ढंग से उसी सख्ती से दहशतगर्दी को कुचलना चाहिए जैसे हिंदुस्तान ने अपने अंदरूनी हालात को ठीक करने के लिए किया है। जब तक पाकिस्तान एक सख्त रवैया, एक सख्त स्टैंड नहीं लेगा दहशतगर्दी को लेकर, तब तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई भी सरकार, कोई भी रूलर कामयाब हो पाएगा। अभी हाल के दिनों में हमने देखा है जिस ढंग से हमारे यहाँ पुंछ राजौरी में कुछ हादसे हुए, कश्मीर में भी कुछ चीजें सामने आई और जो भारत पाक LOC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे भी कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए जिनसे एक बार फिर ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो नहीं चाहता कि दोनों मुल्कों के रिश्ते साजगार हों, दोनों के रिश्ते सुधरें और दोनों मुल्क मिलजुल के बैठें। बिल्कुल मनोज जी, आपने दो अहम बातें कही। एक तो ये कि सत्ता का केंद्रीकरण होना चाहिए। जब एक जगह सत्ता नहीं है तो कोई दूसरा मुमालिक किससे बात करे, ये एक सवालिया निशान उड़ जाता है। दूसरी बड़ी बात आपने ये कही कि कहीं ना कहीं आतंकवाद का एपिक सेंटर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है पुंछ और राजौरी के बीच में। पिछले 2 सालों से लगातार इस तरह की वारदातें हो रही हैं और इसके लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बड़ी बात है, आतंकवाद को और बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादियों को बिठा के रखा हुआ है और फिर उन एरियाज में LOC पर जंगलों में आग लगाई जाती है ताकि आग की आड़ में वो इन्फिल्ट्रेट यानी स्नीक कर सके, और ये लगातार निरंतर कोशिश जारी है। और ना जाने कौन सी स्ट्रेटेजी जो आउटफिट्स है आतंकवादियों की उन्होंने इख्तियार किए हैं कि एपिक सेंटर को कश्मीर के बजाय पुंछ और राजौरी में शिफ्ट कर दिया गया। ये मनोज एक चिंता का विषय है, इस पर गौर करने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल वही विनोद जी जो मैं पहले बात बोली कि पाकिस्तान को इसमें ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। जब तक ईमानदारी से काम नहीं लेगा पाकिस्तान, तब तक हालात साजगार नहीं हो सकते, क्योंकि दहशतगर्दी ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है, आज पूरी दुनिया के लिए बन चुका है। यहाँ तक कि अभी अफगानिस्तान जैसा मुल्क आज दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है और यही सबसे बड़ी वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ जो ट्रेडिशनल ओपन रूट थे वो बंद कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस बड़े सगीर में कि आज अफगानिस्तान को वो स्टेप उठाने पड़ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ लगातार उसने रिश्ते अपने खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि वजह मेन दहशतगर्दी है। तो दहशतगर्दी से पाकिस्तान को मुकाबला करने के लिए सख्त कदम उठाने की बहुत जरूरत है। विनोद जी, आप आकाशवाणी जम्मू के स्टूडियोज में आए, मेरे साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उन पर बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मनोज जी। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हकीकत ये है। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार और मनोज श्रीवास्तव। इसके साथ ही ये अंक अब संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र।